गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। केमिस्ट्री में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। और इलेक्ट्रॉन भरने के नियम के क्रम में हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने ऑफ-बाउ का नियम, उस ऑफ-बाउ के नियम के अंतर्गत आप लोगों ने N+L का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम पढ़ लिया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और नियम पढ़ रहे हैं पाउली का। पाउली का कौन सा नियम है? पाउली का अपवर्जन का नियम। क्या कहता है पाउली? पाउली कहता है किसी एक कक्षक में, और आपको पता है एस में एक कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 समभ्रंश कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 समभ्रंश कक्षक होते हैं और एफ उपकोष में 7 समभ्रंश कक्षक होते हैं। मैं आप लोगों को समभ्रंश कक्षक के बारे में बता चुका हूं। वे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, अर्थात जिन्हें बनवाई क्रम में पास पास उपस्थित रखा जाता है, उन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। उन्हें पास पास में या एक ही क्रम में इस प्रकार रखा जाता है। क्योंकि उनकी ऊर्जाएं क्या होती है? समान होती है। तो उन कक्षकों को हम क्या कहते हैं? समभ्रंश कक्षक। अब पाउली क्या कह रहा है? पाउली कह रहा है किसी एक कक्षक में, कितने कक्षक में? एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे से कैसा होता है? विपरीत होता है। यदि एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वह पूर्ण पूरित कक्षक होगा, और यदि उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह अर्धपूरित कक्षक होगा। क्लियर? पूर्ण पूरित क्यों? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है। और अर्धपूरित क्यों? क्योंकि उसमें 2 आने चाहिए थे लेकिन है कितना? 1, मतलब आधा है। आधा होने के कारण उसे हम क्या बोलेंगे? अर्धपूरित कक्षक। तो पहले मैं नियम लिख देता हूं। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, ये लिख दिया मैंने, इस नियम के अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रह सकते हैं एवं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे से विपरीत होता है। एक दूसरे से विपरीत होता है। क्लियर? चलो, अब ये तो मैंने नियम लिख दिया कि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे से क्या होता है? विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की बात करें हम तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण इस प्रकार से होता है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, जिसे आप लोग इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हो ऐसे, और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, जिसे आप लोग इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। ये दक्षिणावर्त और ये वामवर्त। इसको तो मैं लिखूंगा दक्षिणावर्त और इसको लिखूंगा वामवर्त, यानी ये सीधे हाथ की तरफ और ये उल्टे हाथ की तरफ। क्लियर होगी बात सबके? तो ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि एस उपकोष में कक्षक कितने होते हैं? 1। कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको? कक्षक को ये प्रदर्शित कर दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। एक का चक्रण ऊपर और एक का चक्रण नीचे। ये स्थिति तो कैसी है बेटा आप लोगों की? पूर्ण पूरित। कैसी है? पूर्ण पूरित। क्लियर? इसी की स्थिति को यदि हम अर्धपूरित बनाना चाहें
तो केवल एक इलेक्ट्रॉन, और ये स्थिति इसकी कैसी है बेटा, अर्धपूरित। क्लियर होगी कि नहीं हुई बात सबके, हो जानी चाहिए। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक तो घड़ी की सुई की दिशा की तरफ और एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की तरफ। क्लियर होगी, एक दक्षिणावर्त दिशा होगी, एक वामवर्त दिशा होगी। और आपको ये भी पता है कि एस उपकोष में कक्षक कितना होता है, एक, मैंने एक डिब्बा बना दिया, एक कक्षक, एक घर बना दिया। इस घर में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इस घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक का चक्रण ऊपर और एक का चक्रण नीचे। क्लियर होगी बात सबके, इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया। जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो ये अवस्था आप लोगों की कौन सी कहलाएगी, पूर्णपूरित, और ये अवस्था आप लोगों की कौन सी कहलाएगी, अर्धपूरित, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण यदि इलेक्ट्रॉन यदि एक हो तो उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण हमेशा ऊपर की दिशा में होगा, नीचे की दिशा में नहीं होगा। क्लियर होगी बात सबके, यदि एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण केवल आप लोगों को ऊपर की दिशा में बताना है, नीचे की दिशा में नहीं बताना है। ये क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर मैंने दर्शा दिया। अब मैं पी की बात करूं, पी उपकोष की, तो ये लिख दिया मैंने पी, ध्यान देना, पी उपकोष में कक्षक। अब आपको पता है कि पी उपकोष में कक्षक की संख्या कितनी होती है, 3 कक्षक मुझे बताने हैं, ये मैंने बना दिया आप लोगों के सामने। 3 कक्षक, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकती है तो 3 कक्षक में कितने आएंगे, 6। दोनों का चक्रण, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर है रेखा, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और ये नीचे, क्या है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो बताओ ये कौन सी अवस्था है कि सर 2 इसमें भरे हुए हैं, 2 इसमें भरे हुए हैं, 2 इसमें भरे हुए हैं, ये आप लोगों का कौन सा है, पूर्णपूरित। इसका अर्धपूरित बनाने के लिए सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पड़ेंगे आप लोगों को, एक एक। तो ये मैंने एक इसमें, और आपको पता है जब एक इलेक्ट्रॉन दर्शाते तो उसका चक्रण हमेशा कैसा होता है, ऊपर की तरफ। तो एक ऊपर, ये भी, इसमें भी एक इसमें भी एक, इसमें 6 हैं, इसमें 3 हैं, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था है आप लोगों की, अर्धपूरित। बोलो क्लियर। इसी प्रकार लास्ट और देख लेते हैं डी में, डी उपकोष में कक्षक। अब आपको पता है डी उपकोष में कक्षक की संख्या कितनी होती है, 5 दर्शाने के लिए आपको पता है इस तरीके से मैंने 5 कक्षक दर्शा दिए, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एक ऊपर नीचे और सभी में 2-2, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन का चक्रण और सभी में कितने कितने, 2-2। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था है इसकी, ये अवस्था है इसकी पूर्णपूरित। अर्धपूरित इसकी बनाना चाहे हम तो ये लो सब, 1 2 3 4 5, एक ऊपर चक्रण, ऊपर 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 और सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये इसकी कौन सी अवस्था है बेटा, अर्धपूरित। इसी प्रकार आप लोग एफ में भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के पाउली का अपवर्जन नियम हुआ। क्या कहना चाह रहा है पाउली, ध्यान से देखो, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, रख दिया। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे से कैसा होता है, विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण देखो मैंने, एक तो ऊपर की तरफ जिसे दक्षिणावर्त, एक नीचे की तरफ जिसे आप लोगों ने वामवर्त। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक तो घड़ी की सुई की दिशा की तरफ और एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की तरफ। जैसे मैं बनाऊं इसको, इसकी दिशा तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, और इसकी दिशा आप लोग ऐसे बना सकते हैं। क्लियर हो गई। तो ये घड़ी की सुई की दिशा हो गई और ये घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। क्लियर। उसके बाद मैंने कहा एस उपकोष में कितने कक्षक आप लोग रख सकते हैं, ये एस उपकोष में एक कक्षक रहता ही है, आपको पता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे, तो ये पूर्णपूरित, और 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अर्धपूरित। यहाँ भी पूर्णपूरित में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ अर्धपूरित में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पूर्णपूरित में 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ अर्धपूरित में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो, ऊपर नीचे चक्रण हो, तो वो आप लोगों का पूर्णपूरित कक्षक, और आदि हो तो वो आप लोगों का अर्धपूरित कक्षक। ये आप लोगों का नियम हो गया पाउली का अपवर्जन नियम। सबके समझ में आया कि नहीं आया, आगे की चर्चा हम करते हैं।
नेक्स्ट नियम है हमारा अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। लास्ट देख लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट है आप लोगों का अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। चलो लास्ट है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन भरने के नियम में आप लोगों को ध्यान देना है। अच्छा नियम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को मैं बता दूं क्या अर्धपूरित और पूर्णपूरित अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं एस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2। तो ये तो इसकी कौन सी अवस्था हुई पूर्णपूरित, और 2 का यदि आधा कर दें हम तो 2 का आधा कितना होगा 1, तो ये अवस्था इसकी होगी अर्धपूरित। क्लियर होगी बात सबके। पी की हम बात करें तो पी में आप लोगों को पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो 6 यदि इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो उसकी कौन सी अवस्था कहलाएगी पूर्णपूरित अवस्था। और यदि 6 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो उसकी कौन सी अवस्था कहलाएगी अर्धपूरित अवस्था। डी की हम बात करें, डी में 5 कक्षक होते हैं, एक कक्षक में 2 के हिसाब से 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10। यदि 10 इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हुए हैं तो वो उसकी कौन सी अवस्था कहलाएगी पूर्णपूरित। और 10 का आधा यदि उसमें 5 भरे हुए हैं तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी उसकी अर्धपूरित। क्लियर हो गई। इसी प्रकार हम एफ की चर्चा करें तो आपको पता है एफ में कितने कक्षक होते हैं। एफ में 7 कक्षक होते हैं और 7 कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 14। यदि 14 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के भरे हुए हैं तो वो आप लोगों की पूर्णपूरित अवस्था है, और यदि 7 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो आप लोगों की अर्धपूरित अवस्था है। मैं आपको बता दूं कि पूर्णपूरित और अर्धपूरित कक्षक स्थायी होते हैं। ध्यान देना इस पॉइंट को। क्या पूर्णपूरित व अर्धपूरित कक्षक स्थायी होते हैं। क्लियर। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि साहब पी में आपको पता है 6 आते हैं, पूर्णपूरित है, 3 आ जाए अर्धपूरित है। सोचो यदि 5 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, तो ये कैसी अवस्था है। ये न तो पूर्णपूरित अवस्था है और न अर्धपूरित अवस्था है। इससे क्या ज्ञात हो रहा है, इससे ज्ञात यह हो रहा है कि वो कक्षक इन कक्षकों की तुलना में कम स्थायी हैं। जैसे मैं बात करूं आप लोगों की पी कक्षक की, पी कक्षक में ये साफ 3 बनाए मैंने। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 ये इसकी पूर्णपूरित, यानी कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। क्लियर बात सबके। इधर मैं आप लोगों के सामने 3 बनाऊं, ये दो दोबारा 1 2 3, ये आप लोगों की कौन सी अवस्था है अर्धपूरित, यानी कि P3। और ये दोनों ही कैसे हैं आप लोगों के स्थायी। क्लियर। P6 आ जाए और P3 आ जाए तो ये आप लोगों की कौन सी अवस्था है स्थायी अवस्था है। और इस तरीके से आ जाए तो इसमें सपोज करो 4, इसमें सपोज करो 2, और भी आ सकते हैं। ये आप लोगों का P4 है, ये आप लोगों का P2 है, यहाँ आप लोगों का P5 आ सकता था डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी अवस्थाएं कैसी हैं बेटा अस्थायी, न ये अर्धपूरित है और न ये पूर्णपूरित है। क्लियर हो गई। P1 आ जाए, कौन कौन सी हो सकती है, P5 है, P1 है। क्लियर। P2 आए गया, P3 इधर आए गया, हो गया। तो P6 और P3 तो आप लोगों की पूर्णपूरित और अर्धपूरित है जो कि स्थायी होगी। और ये P4 P2 P5 P1 एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, ये आप लोगों की कैसी अवस्था है अस्थायी अवस्था। क्लियर होगी बात सबके। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में से
कौन अधिक स्थायी होगा और क्यों? ये मैंने आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन बना के लिख दिया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन अधिक स्थायी होगा और क्यों होगा साहब। तो आपको पता है आंसर की हम बात करना चाहेंगे तो आंसर में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। इसकी बात करें तो 1s2 2s2 2p3 और इधर 1s2 2s2 ऐसे भैया ये 2s2 और 2p4 2 2 4 और 3 7 7 2 2 4 और 4 8 8। अब आप लोग देखोगे ये तो कौन सी अवस्था में P3 में और ये कौन सी अवस्था में P4 में, तो ये तो कैसा होगा आप लोगों का स्थायी और ये कैसा होगा आप लोगों का कम स्थायी, इससे कम स्थायी। क्यों? क्योंकि इसकी अवस्था कैसी है आप लोगों की अर्धपूरित। अर्धपूरित का मतलब P में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात सबके? तो सबके समझ में आ जानी चाहिए कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित अवस्थाएं स्थायी होती हैं और अन्य अवस्थाएं कैसी होती है? अस्थायी। क्लियर होगी बात सबके? अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों को समझने हैं, ध्यान दो आप लोग, थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो परीक्षा में कई बार पूछा गया है तो ध्यान दे लो आप लोग। ये लो ध्यान दे रहे हैं अपन लोग। स्कैंडियम, टाइटेनियम, पेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और ये जिंक। इसका बेटा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। क्लियर? स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, ध्यान से देखो आप लोग। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और ये 4s। 2 और 2 4, 4 और 4 10 और 2 12 6 18 और इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20, 20 और 1 21। ये क्लियर हो जानी चाहिए। P3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है n+l के नियम अनुसार, तो पहले 4s में भरेंगे फिर आप लोग 3d में भरेंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो व्यवस्था किसकी हो सकती थी? आर्गन की, और आर्गन के बाद इसको 3d1 और इसको अपन लिख सकते थे 4s। क्लियर? 22 का यदि हम लिखना चाहें 22 का तो कैसे लिखेंगे सर? आर्गन 3d और 4s। 18 18 18 और फिर 2 20 और 2 22, ध्यान रखना है। आर्गन 18 3d और 4s, 2 20 और 3 23। आर्गन 3d और 4s, इसमें मैं स्टार लगा देता हूं, अभी कुछ ना कुछ होगा इसमें, ध्यान से अभी देखना आप लोग। आर्गन 3d और 4s सब में लिख देता हूं मैं पहले। आर्गन 3d और 4s, आर्गन 3d और 4s, आर्गन 3d और 4s, आर्गन 3d और 4s और आर्गन 3d और 4s। क्लियर? अब देखो नियम तो क्या चल रहा था? 18 और 2 20 और 1 21, 18 और 2 20 और 2 22, 18 और 2 20 और 3 23। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 18 और 2 20 और 4 24। अगर इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि ये तत्व कौन से नियम का पालन करेगा? ये तत्व पालन करेगा अर्धपूरित और पूर्णपूरित के नियम का। कैसे? अब ये D है ना, D कक्षक, ये S कक्षक से कह रहा है ये दोनों मित्र बन गए 3D और 4s, और मित्र बनने के बाद ये 4s से कह रहा है अरे मित्र सुन, यदि तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा भी काम हो सकता है और तेरा भी काम हो सकता है। इसने कहा
क्यों दे दूं भाई मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन? यदि तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मैं 4 की जगह कितना हो जाऊंगा, 5 यानी 5 हो जाऊंगा, और तुम 2 की जगह कितने हो जाओगे, 1। इसने इससे कारण पूछा कि तेरे पास 5 आने पर तुझे क्या फायदा है, कि सर मेरे पास यदि डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो मैं कौन सी अवस्था में आ जाऊंगा, डी में 5 कौन सी अवस्था होगी, अर्धपूरित अवस्था। और अर्धपूरित अवस्था कैसी होगी, स्थायी। अब ऐस कह रहा है तो यार मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं स्थायी हो जाऊंगा, तो ये इसको समझा रहा है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो उसकी पूर्णपूरित अवस्था है, और 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो उसकी अर्धपूरित अवस्था है। पूर्णपूरित अवस्था भी स्थायी है, अर्धपूरित अवस्था भी स्थायी है, तो तेरे स्थायित्व पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये सोचो यदि ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये D4 की जगह क्या हो जाएगा, D5, और ये हो जाएगा 4s1। बोलो क्लियर हुई कि नहीं हुई बात सबके? दोबारा समझा लेता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ क्या था, 4 था, और यहाँ क्या था, 2। ये 3d4s से कह रहा है कि तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। इसने 1 इलेक्ट्रॉन सपोज करो इसको दे दिया, तो ये 3d4 की जगह क्या हो जाएगा, 3d4 की जगह 3d5 हो जाएगा, और ये 4s2 की जगह क्या हो जाएगा, 4s1 कर देता हूं मैं। तो ये तो 3d5 हो गया, और ये 4s क्या हो गया आप लोगों का 1, और ये भी अर्धपूरित अवस्था में आ गया, और ये भी अर्धपूरित अवस्था में आ गया। अर्धपूरित अवस्था कैसी होती है आप लोगों की, स्थायी। तो ये अर्धपूरित आ गया, और अर्धपूरित अवस्था कैसी होती है बेटा, स्थायी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, कि 4s ने 1 इलेक्ट्रॉन वो 3d को दे दिया। क्लियर? अब इधर आ जाओ मैग्नीज में। अब मैग्नीज में जैसे ही आएंगे अपन लोग तो नियम बिल्कुल चल ही रहा है आप लोग, 18 और 2 20 और 5 25। इधर आओ, 18 और 2 20 और 6 26, 18 और 2 20 और 7 27, 18 और 2 20 और 8 28, 18 और 2 20 और 9 29। अब इधर आ जाओ साहब, यहां भी यही कंडीशन होने वाली है कि डी कक्षक 4s से 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। जैसे डी कक्षक 4s से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये 9 की जगह कितना हो जाएगा, 10, और ये 4s2 की जगह कितना हो जाएगा, 1। ये पूर्णपूरित और ये अर्धपूरित, ये पूर्णपूरित और ये अर्धपूरित, तो मैं लिख देता हूं। ये तो कैसा है आप लोगों का, पूर्णपूरित, और ये कैसा है आप लोगों का, अर्धपूरित, और दोनों ही कैसे हैं आप लोगों के, स्थायी। स्थायी होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, और लास्ट में आपको पता ही है 18 और 2 20 और 10 30। बोलो सबके पास समझ में आई कि नहीं आई? सर क्या ये नियम केवल 2 जगह ही फॉलो होगा क्या, क्रोमियम पे और कॉपर पे ही, और नहीं हो सकता क्या? और यदि आप लोग करके देखोगे, जैसे मैंने निकिल पे कर दिया ध्यान से, अब ये डी इलेक्ट्रॉन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये डी में 8 की जगह कितने हो जाएंगे, 9, और 4s में कितना हो जाएगा, 1। तो 4s तो स्थायी हो गया, पहले पूर्णपूरित था अर्धपूरित है, लेकिन डी तो स्थायी हुआ ही नहीं। या तो डी में 5 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता? अगर s इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो s के पास इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाएंगे, तो s का स्थायित्व घट जाएगा। इसलिए ये नियम केवल किस किस पे लागू होता है, क्रोमियम पे और कॉपर पे। अभी तक कितने परमाणु क्रमांक तक, 30 परमाणु क्रमांक तक ये क्रोमियम और कॉपर पे लागू होता है। आगे भी लागू होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को क्रोमियम और कॉपर का ही ध्यान में रखना है। तो ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉन भरने के नियम हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।